निकालने का जो फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसको कि सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो इसको। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या हुआ? अब क्या करे, तुम लोग भी तो लेट आते हो। हम्म हम्म ओके, हो गया, स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना, यहां मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए हैं जो यूज होने वाले रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें निकालनी है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, मतलब दो फेयर डाइस को रोल करेंगे तो दो फेयर डाइस को रोल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम क्या होगा, दोनों में मिनिमम नंबर क्या आ सकता है? 1 और 1, मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सारे टर्म्स की। क्या क्या होगी? सम 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी। हाँ, कितनी होगी? सम 2 आने की, हाँ, कितनी होगी? गलत, 1/36, 1/36। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/36। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36। सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36। ठीक है, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, किस में आएगा? 6, 1, 1, 6, 2 हो गया। ठीक है, उसके अलावा कौन सा का? 5, 2, 2, 5, 4 हो गया। 3, 4, 4, 3, 6 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा? 6/36। क्लियर? सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36। फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36। सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36, ये हो जाएगा 2/36, और लास्ट हो जाएगा 1/36। यहां तक क्लियर सबको? यहां भी हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुलेट किया, बातें नहीं, इधर ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुलेट किया। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखो, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, और ये एक्चुअल में मीन होता है, तो मीन तो निकालना ही पड़ता है, मीन का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स आई इंटू पी आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई इंटू पी आई मतलब कि इन दोनों रोज का प्रोडक्ट, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना आएगा? 2/36। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6/36, 12/36, 20/36, 30/36, 42/36। कितना आएगा ये? 40/36, 36/36, 30/36,
22/36 और लास्ट होगा 12/36। क्लियर यहां तक सबको? ओके, ये सबको जब सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मीन मिलेगा। ठीक है, तो मीन म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू समेशन xi इंटू पी आई, दैट इज इक्वल्स टू, सम करो, न्यूमरेटर का सम कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर है 252, तो ये आ रहा है 252 डिवाइडेड बाय 36। 36 से डिवाइड होगा क्या? कितने? 7 टाइम्स में। ओके, सो ये 7 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मीन आ गया 7। क्लियर? अब उसके बाद वेरिएंस निकालने के लिए अब और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई चाहिए। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करो, फर्स्ट रो और जो अभी हमने थर्ड रो मिली है, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो एक्चुअली किसकी रो है? एक्स आई की रो है, और ये एक्स आई पी आई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 4/36। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 18/36, 48/36, 100/36, 180/36, कितना आ रहा है? 294/36, और ये हो जाएगा 320/36। नेक्स्ट 234/36, 300/36। नेक्स्ट 121 मेरे ख्याल से 242 आएगा ना, 242/36, 144/36। क्लियर? अब उसके बाद इन सब का सम कर दो, मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये निकालो। निकालो सम कितना आ रहा है जल्दी? क्या हो गया? कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करो उसका। 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 294 प्लस 320 प्लस 234 प्लस 300 प्लस 242 प्लस 144, ये सब हमारा 1884। 1884, ठीक है, -49। आंसर चेक करना है, इसका आंसर कितना है? नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ डिलीट? हाँ, सर कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया क्या? अच्छा, 320 डिवाइडेड बाय 36 नहीं किया ना मैंने। हाँ, क्या बोल रहे हो? 320 के बाद 324 होगा, आपने 234 लिखा है। ये 324 है क्या? यस सर। 9 into 36, यस, ये 324 है। 324, 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 294 प्लस 320 प्लस 324 प्लस 300 प्लस 242 प्लस 144, कितना आ रहा है ये सब? 1974। 1974। ओके, डिवाइडेड बाय 36 भी है ना, सो डिवाइडेड बाय 36 करेंगे। ये आ रहा है 54.8, करेक्ट, 54.8। ठीक है, अब उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म, मतलब कि समेशन समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस दिस टर्म का स्क्वायर, मतलब कि म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आई 54.8 माइनस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, सो 54.8 माइनस 49, कितना आएगा डिफरेंस? 5.8। यही आ रहा है वेरिएंस। ठीक है, फिर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ये टॉपिक डिलीटेड नहीं है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं मीन और वेरिएंस के। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये आपको देता है वेरिएंस। ठीक है, और सिग्मा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्चुअली डिस्पर्शन का एक मेजर होता है। डिस्पर्शन मतलब डेटा कितना स्प्रेडेड है वो बताता है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, अब
बाकी सारे कैलकुलेशन पे हम फंसेंगे नहीं, जल्दी से खाली देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में लिखा है अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are 14, 17 and so on। तो ये पूरे 15 स्टूडेंट्स की एजेस दी हुई है। One student is selected in such a manner that each has a same chance of being chosen and the age x of selected student is recorded. What is the probability distribution of random variable x? Find the mean, variance and standard deviation। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है एज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट। क्लियर? तो सेलेक्टेड स्टूडेंट की एज जो है x, वो क्या क्या हो सकती है? मिनिमम एज क्या है यहां पर देखो, 14। उसके बाद नेक्स्ट जो एज है वो क्या है? 15। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 है। ओके, 21 बस। लेकिन यहां पर ये मतलब रॉ डेटा नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा, इसमें फ्रीक्वेंसीज भी है, तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। तो 14 एज कितने लोगों की है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, चेक कर लेते। 3 + 2 5 + 3 8 9 9 + 2 11 + 4 15। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, सो यहां पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ऋषि सामने आके बैठे यहां पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगा ऋषि, बताना। हर एक टर्म की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो रैंडम वेरिएबल होता है, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो बताओ क्या क्या आएंगी। रैंडम वेरिएबल 14 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/15। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नेक्स्ट वाले की? 1/15, 2/15 एंड सो ऑन। समझ में आई ये चीज सबको? ठीक है, ये हो गया। अब उसके नेक्स्ट क्या निकालना है हमको इस क्वेश्चन में? मीन निकालना है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला बता क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू समेशन xi इंटू पी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? xi मतलब इसको और pi मतलब इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ नहीं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, xi ये है और pi ये है। हाँ क्या चीज? हाँ, तो हमको उसी का तो मीन निकालना है ना, क्योंकि यहां पर रैंडम वेरिएबल x जो है वो क्या बता रहा है? एज बता रहा है। और इसमें किस चीज का मीन निकालने बोल रहा है आपको? रैंडम वेरिएबल x का ही मीन निकालने बोल रहा है। जिस रैंडम जो रैंडम वेरिएबल है उसी का मीन निकालना है, तो xi इंटू पी ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज सबको? फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी की काम आएगी और कुछ काम की नहीं है वो। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? और उसके बाद मीन निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए एक बार और इंटू एक्स करेंगे, फिर उसका उसका क्या करेंगे? सम निकालेंगे। समझ गए? ये हो जाएगा सॉल्व, तो आगे बढ़ जाओ। हाँ क्या? नहीं, वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर पी माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये मीन के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करते हैं इस वैल्यू से। ठीक है, रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना इस पे। हाँ, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर मीन और वेरिएंस से पूछेगा तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो इसमें। इन a मीटिंग 70% of member favor and 30% opposes a certain proposal. A member is selected at random. We take x is equals to 0 if opposed and x is equals to 1 if he is in favor. Find e of x या variance and variance of x। तो आपको expected value निकालनी है
और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 और 1। यहां 0 का मतलब समझना, एक्स इज इक्वल टू 0 कब है, जब वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये अपोज कर रहा है तब वो उसकी एक्स की वैल्यू 0 है। और 1 कब है एक्स की वैल्यू, जब वो फेवर में है। जब वो फेवर में है तो एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपोज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 30%। 30% मतलब ये कितना हो गया, 0.3। क्लियर, फेवर में रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 70%, मतलब ये क्या हो गया, 0.7। क्लियर यहां तक सबको। अब हमको निकालना है इसका मीन, मीन म्यू। तो क्या होगा मीन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई पी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स आई पी आई दोनों रोज का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा 0, ये वाला प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0.7। ठीक है, और दोनों को सम करेंगे, 0 प्लस 0.7 मतलब मीन आपका क्या आ जाएगा 0.7। क्लियर यहां तक। सेकेंड आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, ये होता है। तो एक्स आई स्क्वायर पी आई, उसके लिए आपको ये दोनों रोज को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स आई स्क्वायर पी आई दैट इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 इंटू ये क्या आएगा 0.7, वही आएगा। क्लियर ये चीज। अब दोनों को सम करेंगे, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 0.7 आएगा, और ये 0.7 यहां पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। तो 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 0.49। डिफरेंस बताओ जल्दी से, 0.21 आएगा ना। ठीक है, क्लियर ये। तो ये क्या निकला है, वेरिएंस निकला, यही करना था आपको। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है छोटे वाले, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना आए। ठीक है, मतलब मीन और वेरिएंस वाले समझ लेना, इसको हटा दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ओके, मीन एक्चुअल में काम आता है, देखो जैसे कि मीन क्या दे रहा है, फेवर होने का कितना क्या है। ठीक है, तो वही चीज तो एक्चुअल में मीन है। मीन नंबर क्या आएगा, जैसे मेरे ख्याल से पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था 6 वाला, या आगे और कोई आएगा देखते हैं उसको, एक दो क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस, 5 ऑन 1 फेस। तो ये जो डाइस है इसकी सिचुएशन समझ में आई। ये जो डाइस है इसमें 3 तरह की नंबरिंग है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, और तीसरा क्या है 5। कितने फेसेस में 1 है, 3 फेसेस में। 2 कितने फेसेस में है, 2, और 5 कितने फेसेस पे, 1। और यहां पर जो है आपको क्या बोल रहा है, मीन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। मीन मतलब समझ रहे, मतलब हमने उसको बहुत बार थ्रो किया। ठीक है, बहुत बार थ्रो किया तो कुछ बार 1 आएगा, कुछ बार 2 आएगा, कुछ बार 5 आएगा। तो हम सबका अगर एवरेज ले तो एवरेज क्या आएगा, समझ रहे हो, मतलब मान लो अगर मैंने 3 बार थ्रो किया, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, और एक बार 5 आया, तो एवरेज क्या हुआ उनका, कितना आ जाएगा एवरेज, 1 प्लस 2 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 8, 8/3 ये हो जाएगा उसका एवरेज। समझ में। लेकिन इसको अगर हम बहुत बार थ्रो कर रहे हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, तो जो एवरेज आएगा वो क्या आपको निकालना है। क्लियर। तो यहां पर हम सबसे पहले रैंडम वेरिएबल एक्स को लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या आ सकता है, 1, और क्या आ सकता है 2, और क्या आ सकता है 5। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6, क्योंकि 3 फेसेस पे 1 मार्क है ना, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि सिर्फ एक फेस पे 5 मार्क है। क्लियर ये चीज, अगर कंफ्यूजन हो रहा है सम करके देख लो, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए एक्स आई इंटू पी आई निकालेंगे। तो एक्स आई इंटू पी आई मल्टीप्लाई करो, 3/6, 4/6, 5/6। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन सबको सम करना पड़ेगा, ऐड करो, आपको मीन निकालना है ना, तो ऐड करोगे सबको, एडिशन कितना आ जाएगा 12/6। 12/6 मतलब क्या आ जाएगा 2, तो उसका मीन क्या होगा 2। क्या ये समझ में आया।
ठीक है, हटा दो इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखो जल्दी से। नहीं, 2 का मतलब जो एवरेज है ना सारे नंबर का वो 2 होगा। मतलब देख इसको समझो, बाकी लोग भी इधर ध्यान से समझो। जैसे मान लो एक बार थ्रो किया मैंने 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया मैंने क्या आया 2 आया, तीसरी बार थ्रो किया मैंने क्या आया 5 आया। ये 3 बार मैंने थ्रो किया है, तो एवरेज क्या आ रहा है तीनों का 1 प्लस 2 प्लस 5, मतलब कितना हो गया टोटल 8, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 मतलब 8 बाय 3 अप्रोक्सीमेटली 2.6 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है एवरेज। लेकिन ये एवरेज मैंने गलत तरीके से निकाला, क्योंकि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या अलग अलग है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पे एवरेज देगा, या जिसको हम क्या बोलते हैं मीन देगा। ये निकालने से ये पता चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मिड वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू क्या है। ये मीडियन अलग चीज होती है यार, वो सेंट्रल वैल्यू का एक पार्ट होता है, ठीक है। एवरेज, हाँ एवरेज 2 आएगा ये बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली उसी टाइप की मीनिंग है। इसको एक दो अच्छे एग्जाम्पल आएंगे ना आगे, तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक आध एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से जो अभी मिसलेनियस में आने वाला है, तब वो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो उसका जो आप वो बोल रहा था ना ये कि गैम्बलिंग में कैसे उसको प्रिडिक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो वो चीज आगे आएगी, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, let x denotes the number of aces obtained, then what is the value of e of x? e of x मतलब क्या होता है मीन। तो सिचुएशन समझो, 52 कार्ड का एक पैक है, उसमें से कितने कार्ड निकाल रहे हैं हम, कितने कार्ड निकाल रहे हैं 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं हम, और उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एस कितने आ रहे हैं। तो अगर 2 कार्ड निकालेंगे तो कितने एस हो सकते, मिनिमम 0 या 1 या फिर 2। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो क्या होगी 0 1 या 2। क्या ये समझ में आया, क्या बोल रहा है कौस्तुभ, बोल। हाँ तो इसीलिए तो 0 एस लिया ना, 1 एस या 2 एस, क्या ये समझ में आया। ओके, अब हम हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 0 एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो देखो 0 एस की प्रोबेबिलिटी, जब हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो जब भी एक से ज्यादा कार्ड का सिलेक्शन होगा एट ए टाइम तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में आएंगे ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब कि टोटल कितने हैं 52, 52 में से हम कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। अब वो 2 कार्ड के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है ना, एक क्वीन आए, किंग आए, किंग आए, एक जैक आए, एक जैक आए, एक एस आए, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, तो कितनी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से हम कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि 52 C2, क्या ये समझ में है। ये होगा ऑल पॉसिबल आउटकम। और न्यूमरेटर में आएगा फेवरेबल आउटकम, मतलब हमको चाहिए जो, तो हमको क्या चाहिए, हमको 0 एस चाहिए। तो हम पूरे कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो एस वाले, एक बिना एस वाले। तो एस वाले कितने कार्ड होते हैं 4, उसमें से कितने एस आने चाहिए 0, मतलब कि 4C0, ठीक है। और नॉन एस वाले कितने कार्ड होते हैं, बाकी बाकी मतलब कितना 48, उसमें से दोनों सेलेक्ट होने चाहिए, मतलब 48C2, क्या ये समझ में आया। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। अब अगले केस में आते हैं 1 के लिए, तो 1 एस सेलेक्ट होना, ऑल पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर तो सेम होगा 52C2, फेवरेबल आउटकम में 4 एस में से एक एस सेलेक्ट होना चाहिए, तो उसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे 4C1, और रिमेनिंग नॉन एस में से एक सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब 48C1, क्या ये समझ में आया। लास्ट वाला क्या आएगा बता दो जल्दी, 4C2 इंटू 48C0, समझ में आई ये चीज। अब देखो यहां पर ध्यान देना,
ये जो 48C0 है एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हाँ, 4C0 या 48C0 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है मीन। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, पी आई इंटू एक्स आई निकालते हैं, फिर सबका क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इसके कैलकुलेशन में मत फंसना, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0। समझ में आया? ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। 4C1 की वैल्यू क्या होती है, 4, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 4। 48C1 क्या होता है, 48, तो ये हो जाएगा इंटू 48 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या, 52C2, उसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना होगा, ये तो 1 हो गया, 48C0। 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, 12, 12 की नहीं 6 होगी ना, 4C2 है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 52C2। क्या ये समझ में आया? अब मीन निकालने के लिए आपको इन दोनों का सम करना पड़ेगा। इन दोनों का सम करते हैं, तो यहां पर आ गया 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52C2 प्लस 12 अपॉन 52C2, ये हो गया। एलसीएम क्या जाएगा, 52C2, ये कितना हो जाएगा, 48 इंटू 4 192 प्लस 12 2, कैसे, अरे वो 2 आएगा ना, ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर वाला, ये वाला एक्स आई इंटू पी आई किया ना मैंने, तो 1 इंटू ये तो वही आ गया, यहाँ पर 0 इंटू ये तो 0 आ गया, इसलिए 2 इंटू ये करके, ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 204, 204 की 214, ये कितना है 192 प्लस 12 कितना आएगा, 204 तो आएगा, ठीक है, 204। तो 204 डिवाइडेड बाय 52C2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ऐसे ही होगा। ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 26, मतलब ये आ जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, ऐसे ही आया। किससे कटेगा, 2 से तो पहले कट जाएगा, 2 से ये 13 टाइम्स में जाएगा। अच्छा 51 से सीधा कट जाएगा क्या, 51 वन जा 51 फोर जा और 2 टू जा, और ये कितना हो जाएगा 13, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2/13। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मतलब मॉडरेट कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है। 1 मार्क के लिए नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए। हाँ, नेक्स्ट पेज में देखना है ये, ओके चलो देख लो जल्दी। इसके बाद अब हमको स्टार्ट करना है मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे। बर्नौलीज ट्रायल अगर किसी को पढ़ना है तो मैं संडे को ना आधे घंटे की क्लास रखूंगा जिसमें बर्नौली ट्रायल पढ़ा दूंगा। हाँ, डिलीट हो गया तुम लोगों के में से तो। हाँ हाँ, पहले बहुत आता था, सीबीएसई में भी पहले बहुत आता था बर्नौलीज ट्रायल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो अभी नहीं, डिलीट हुए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट कर दिया पिछले कुछ सालों में। हाँ, हम्म, ठीक है ना, करते, रुक जा 2 मिनट उसको, अभी पहले मैं ये जो क्वेश्चंस लेके आया उसको कर ले। ओके, चलो जल्दी से यहां पर देखते जाना फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन। A and B are two events such that probability of A is not equal to 0. Find probability of B given A. क्या होता है फॉर्मूला probability of B given A का? Probability of B intersection A divided by probability of A, ये होता है। अब अगर A B का सबसेट है, if A is a subset of B, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी, A के इक्वल होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहां न्यूमरेटर में ये वाला जो पार्ट है इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा 1। सेकेंड पार्ट का बताओ,
आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हटा दो ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना। अ कपल हैज two children. Find the probability that both children are males. ओरली आंसर कर रहा है ना ये सारे क्वेश्चंस को। Find the probability that both children are male if it is known that at least one of the children is male. तो एक फैमिली में दो बच्चे हैं, दोनों के मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मेल, दोनों में से कम एक मेल है। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एम 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 एफ एम और एफ, ये 4 पॉसिबल आउटकम होंगे। ठीक है, यही होगा ना 4 पॉसिबल आउटकम। अब उसमें क्या बोल रहा है? दोनों के मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन क्या है कि वन ऑफ देम इज मेल, मतलब ये वाला चीज गिवन है आपको कि दोनों में से कम एक मेल है। ठीक है, और दोनों के मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 होगा ना, 1/4 कैसे होगा? नहीं आएगा समझ में? या पूरा फॉर्मूले में डिटेल में बता दूं? ठीक है, फिर नहीं तो पूरा बनाना पड़ेगा सेट्स वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाओ, सेकेंड पार्ट पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर वन इज फीमेल। दोनों के फीमेल हो, ध्यान से आंसर करना ना, दोनों के फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गिवन क्या, बड़ी वाली जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो जो पहले लिख रहे हैं उसको हम एल्डर वन कंसीडर करते हैं। तो बड़ी वाली फीमेल है, ये कौन से दो में आ रहा है? ये दोनों में आ रहा है, ये गिवन है हमारे पास, और दोनों के फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितना आ जाएगा? ये 1/2। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। हाँ, ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देना। सपोज 5% ऑफ मेन and 0.25% of women have gray hair. A gray hair person is selected at random. What is the probability? What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो और बताओ कौन से मेथड से ये बनेगा। क्या बोल रहा है? 5% men and 0.25% women have gray hair. A gray hair person is selected. What is the probability that person being male? Assume that there is equal probability of being male and female. अच्छे से समझो क्वेश्चन को, मेथड बताओ कौन सा मेथड उससे बनेगा। ये एक्चुअली ना सिंपल जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उससे नहीं बनेगा। ये किससे बनेगा? बेस थ्योरम से बनेगा। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, कंडीशनल है ये तो समझ गए, तो सिंपल कंडीशनल से बनेगा, ये बेस थ्योरम से बनेगा, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ना बेस थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर दो एक्सियोमेटिक, दो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, एक तो मेल और दूसरा क्या आ गया? फीमेल। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम इवेंट ए पहले डिफाइन करेंगे, जो गिवन इवेंट है। तो गिवन इवेंट क्या है? ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड। तो ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्टेड, ये इवेंट ए हो गया। इवेंट इवन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और E2 क्या है? E2 क्या हो जाएगा? फीमेल। क्या यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बेस थ्योरम का? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। ठीक है, एक एक करके फोकस करते हैं हर एक पार्ट पे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पे आते हैं। तो E1 मतलब मेल होना, E2 मतलब फीमेल होना। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, क्योंकि देखो इसने ये बोल दिया कि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। क्लियर ये चीज?
अब इसके बाद यहां पर ध्यान दो, अच्छा ये न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 कॉमन निकल के कट जाएगा, वो कैलकुलेशन से बाहर हो गया पूरा। अब इसके बाद आते हैं इस जगह पे, ए गिवन इवन, इवन मतलब कि हमने मेल को सेलेक्ट किया है, ए मतलब कि उसके ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने परसेंट मेल के ग्रे हेयर है, 5%। तो यहां पर क्या आ जाएगा 5%, मतलब कि 5/100, या सिंपली 5% लिख सकते हो, क्लियर। और उसके बाद ए गिवन E2, मतलब हमने किसको सेलेक्ट किया, फीमेल को, और उसके ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी वो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25%। तो 0.25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, और ये वाला क्या हो जाएगा 5/100, क्लियर ये चीज। तो 1/2 1/2 1/2 तो कॉमन निकल के पूरा कट गया, न्यूमरेटर में क्या बचा 5, डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 प्लस 0.25 मतलब कि 5.25, समझ में आया। फर्दर इसको सॉल्व कर लेना, 500/525 ऐसा हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाओगे 25 से कट जाएगा नहीं, ये कितने टाइम्स से, 25 से 20 टाइम्स में जाएगा, ये 21 टाइम्स में जाएगा, आई थिंक 20/21 आना चाहिए। चेक करो तो आंसर क्या दिया है, 20/21, ठीक है, क्लियर ये चीज। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, ठीक है। वो बीच के जो नहीं है ना वो डिलीटेड है, एक मिनट चेक करना, मैं इसीलिए सेलेक्ट करके लाया था पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद 4 5 6 7 ये सारे बर्नौलीज ट्रायल के क्वेश्चन है जो डिलीटेड है, मार्क कर लो उसको, ठीक है, बर्नौलीज ट्रायल है वो डिलीटेड है। फिर सीधा आएगा क्वेश्चन नंबर 8, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर करना ओरली कर सकते हो। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, हाँ 366, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 52 टाइम्स में जाएगा, और ये कितना जाएगा 364 आएगा, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आएगा। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि 52 कंप्लीट वीक होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अब वो जो 2 दिन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फिर फ्राइडे और सैटरडे होगा, या सैटरडे या सैटरडे एंड संडे होगा, क्लियर। तो कितने डिफरेंट ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पॉसिबिलिटी है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अब फेवरेबल क्या है, क्या बोल रहे हैं उसमें कितने होने चाहिए, 53 ट्यूसडे होने चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ट्यूसडे वाले कितने हैं इसमें देखो, 2 है ना, एक मंडे ट्यूसडे हो सकता है या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, तो ट्यूसडे वाले कितने 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/7। समझ में आई ये चीज। और अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1/7, क्योंकि तब एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता, तो वही इन 7 में से कोई एक होता, क्लियर ये। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया हुआ है, कई बार पहले देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, 9 और 10 डिलीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी से, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन है जो तेरे डाउट को क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। और बाकी ये मीन का क्या मतलब है, शायद इसी में मीन है कि हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, चलो ध्यान से समझना। ये करियर का सवाल है इसके। इन अ गेम ए मैन विंस अ रूपी फॉर ए 6 एंड लूजेस ए रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। तो सिचुएशन समझ में आएगी नहीं, वो डायस को रोल करेगा, 6 आया तो 1 रुपए जीतेगा, और 6 नहीं आया तो 1 रुपए हार जाएगा। एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है सबको, अभी आगे समझना। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस, तो वो कितने बार, तो वो कितने बार थ्रो कर रहा है डाइस को, 3 बार, ठीक है। बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स 6, लेकिन वो बोलता है कि जैसे ही 6 आ जाएगा मैं वहां पर स्टॉप कर दूंगा। सबको एक्सपेरिमेंट क्लियर, 6 आया तो 1 रुपए जीतेगा, नहीं आया तो 1 रुपए हारेगा, वो 3 बार थ्रो करेगा,
लेकिन अगर पहली बार में ही 6 आ गया तो वहीं स्टॉप कर देगा, या अगर दूसरी बार में 6 आया तो वहां स्टॉप कर देगा, या अगर तीसरी बार में 6 आया तो वहां स्टॉप करेगा, और तीनों बार अगर 6 नहीं आया तो स्टॉप, खत्म, पैसे खत्म हो गए उसके। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विल विन और लूज। तो अगर मान लो वो ये गेम खेलता है तो मीन वैल्यू क्या होगी कि वो कितने पैसे हारेगा, इस चीज की मीन वैल्यू, या कितने पैसे जीतेगा उसकी मीन वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर सबको? अब देखो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो वो ये गेम खेल रहा है, उसने पहली बार थ्रो किया, पहली बार में ही 6 आ गया, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपए। वो आगे खेलेगा ही नहीं। तो जो x है हमारा रैंडम वेरिएबल है x, उसकी सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि एक बार उसने खेला और वहीं पर स्टॉप कर दिया और उसको 1 रुपए मिल गए। अब उसने पहली बार थ्रो किया, एक उस समय 6 नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया उसमें 6 आ गया। ठीक है, तो अब उसको कितना विन हुआ, कितना लूज हुआ बताओ? 1 रुपए जीता, 1 रुपए हारा, मतलब क्या हो जाएगा ओवरऑल? 0। तीसरी बार वो खेलेगा ही नहीं क्योंकि दूसरी बार में 6 आ चुका है, तो उसका विन या लूज का अमाउंट कितना हो गया? 0। ठीक है, अब उसने क्या किया, पहली बार थ्रो किया 6 नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया 6 नहीं आया, तीसरी बार थ्रो किया 6 आ गया, तो कितना होगा विन या लूज? -1। दो बार में 1-1 लूज किया, तीसरी बार में 1 जीत गया, मतलब क्या हो जाएगा? -1। और एक क्या हो सकता है, उसने तीनों बार थ्रो किया, तीनों बार 6 नहीं आया, मतलब उसको कितना विन या लूज होगा? -3। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब हमको निकालना है कि मीन वैल्यू क्या होगी, मतलब मीन वैल्यू मतलब सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, कि अगर मान लो वो 100 टाइम्स इस तरह के गेम को खेलता है तो कितना जीतेगा या कितना हारेगा, उसकी मीन वैल्यू क्या आएगी, ये पूछना, ये जानना है अगर हमको। मान लो अगर खेला तो ऐसा वाला गेम, ठीक है, मीन वैल्यू क्या होगी ये एक्चुअल में हमको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से बताना। नहीं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं है ना यहाँ कुछ भी। नहीं, ये 1 रुपीज है ना, ये 1 रुपीज कब जीतेगा? जब उसको पहले बार में ही 6 आ गया, और पहले बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। इसका क्या मतलब हुआ? 0, मतलब कि पहले बार में नो 6 और अगले बार में 6 आया, यही मतलब हुआ। तो पहले बार में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। और उसके बाद 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू 1/6। ये हो जाएगी उसके 0 रुपीज विन या लूज की प्रोबेबिलिटी। क्लियर ये चीज? अब थर्ड बताओ, -1 वाली सिचुएशन कब थी? जब पहली बार में नो 6, दूसरी बार में भी नो 6 और तीसरी बार में 6 आ गया, यही हुआ। ठीक है, तो पहली बार में नो 6 मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। दूसरी बार में भी नो 6 मतलब प्रोबेबिलिटी 5/6। तीसरी बार में 6 आना मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। क्या ये समझ में आया? और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? नो 6 नो 6 नो 6, तीनों बार 6 नहीं आना, मतलब क्या हो जाएगा? 5/6 5/6 5/6, मतलब 5³/6³, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमने सही निकाला है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए सबको ऐड करके क्या करते हैं? 1 कर देते हैं। तो ऐड करके 1 करेंगे तो ये तो 1/6 हो गया। ठीक है, इसको मैं ये लिख देता हूँ 36/216, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? ठीक है, ऊपर में भी 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी। ऐसा क्यों कर रहा हूं? एडिशन में सिंप्लीफाइड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, ये वाले को भी में भी वैसे ही करते, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 216 और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 30। ये इसमें करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी 216 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होगा? 25। यहां पर कितना हो जाएगा? 216 और न्यूमरेटर क्या आएगा? 125। समझ में आया? अब न्यूमरेटर को ऐड करो, तो 125 प्लस 25 कितना होता है? 150। 150 प्लस ये, सॉरी 150 कितना आ रहा है? ऐड करो तो 216 आ रहा है ना, मतलब हमने सही बनाया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको? इसका मीन निकालना है। मीन अमाउंट, जो वो जीतेगा या वो जो हारेगा, वो अमाउंट हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? xi इंटू पी आई, हमको ये दोनों रोज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला मल्टीप्लीकेशन 36 अपॉन
216, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -25/216, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -375 डिवाइडेड बाय 216। समझ में आई ये चीज? अब इन सबको ऐड कर लो, इन सब का एडिशन क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 216, न्यूमरेटर में 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 400, तो कितना आ जाएगा नहीं यार, -364 होगा ना बाय 216। क्लियर हुआ ये चीज? आगे देखो सिंप्लीफाई कर लो, किससे डिवाइड होगा ये? मैं कर देता हूं, 1 मिनट। 364 डिवाइडेड बाय 216, ये आएगा फ्रैक्शन में 91 -91/54, और अगर पॉइंट में देखोगे तो 1.6, तो मीन वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? -1.6। तो ऑन एन एवरेज उसको -1.6 रुपीज का लॉस होगा अगर वो इस गेम को खेलता है। तो समझ में आया ये चीज? तो ये जो है ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि आप कितनी वैल्यू विन कर सकते हो या लूज कर सकते हो अगर कुछ इस तरह का पर्टिकुलर गेम है तो। ठीक है, अच्छा 1 मिनट ना, लेकिन इसमें आपकी बुक में आंसर क्या दिया एक बार चेक करना। मेरी बुक में क्योंकि गलत दिया था आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस यही दिया ना, मेरी बुक में कुछ और गलत आंसर दिया था क्योंकि इसलिए। ठीक है, वो जो मैं जिस बुक को रेफर कर रहा था ना, उसमें ये वाला पार्ट उसने नहीं दिया था, ये वाला पार्ट और कैलकुलेट कर लिया था, और उसके हिसाब से आंसर उसका गलत आ रहा था 11/216। तो अगर उस आंसर को देख के कोई ये गेम खेलेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आ रहा था ना वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब उसमें विन हो रहा था कुछ अमाउंट एवरेज, यहाँ पर लूज हो रहा है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे जल्दी ध्यान देना, बताओ कैसे बनेगा। कौन से मेथड से बनेगा? बेस थ्योरम से बनेगा। वैसे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कौन से मेथड से बनेगा। तो बेस थ्योरम से। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A B C D containing colored marbles as given in this table. One of the boxes selected at random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, तो if the marble is red, ये जो है ये इवेंट हमारा क्या हो गया? इवेंट A। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए? बॉक्स ए से आना हमारा E1 हो जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ये निकालना है। तो फॉर्मूले में क्या आएगा? सबसे पहले मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा पूछ रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा पहले? E1। E1 मतलब क्या है? E1 मतलब बॉक्स ए सेलेक्ट होना। हमारे पास कितने बॉक्सेस है? टोटल 4 बॉक्सेस है। बॉक्स ए सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। समझ में? फिर इनटू क्या था? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। ए गिवन E1 का मतलब क्या है? बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ है और उसमें से रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी। तो बॉक्स 1 में रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 1/10। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो ये वाला पार्ट तो आएगा ही 1/4 इंटू 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद E2 के लिए, E2 मतलब कौन सा हो जाएगा? बॉक्स 2। बॉक्स 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी 1/4, और बॉक्स 2 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। ठीक है, प्लस अब उसके बाद C आ जाएगा, इसमें 1/4 आएगा। पहले तो इस बॉक्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसके रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 8/10, और लास्ट वाले पार्ट का बताओ? 0 बाय जो भी है, तो वो पूरा 0। क्लियर ये चीज? तो ओवरऑल ये 1/4 1/4 1/4 तो कॉमन निकल के कट जाएगा यहां पर से। यहां पर क्या बच गया? न्यूमरेटर में 1/10, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 6 + 1 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। तो डिनोमिनेटर में बच गया 15/10। समझ में आ रहा है ये चीज? तो 10 10 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/15। अब उसके बाद बॉक्स बी का भी पूछ रहा है ये, तो पूरा कैलकुलेशन मत करो, सीधा यहीं से बता दो 6/15। ए के लिए कितना था? 1/15। बी के लिए कितना आएगा? 6/15। और सी के लिए क्या आ जाएगा? 8/15। जब आप फॉर्मूले में एक्चुअल में रखोगे ना, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक मिल जाएगी अपने आप उसको सॉल्व करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं बेस थ्योरम का, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, ध्यान से समझो। अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। तो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस कितना है? 40%। इट इज अज्यूम दैट a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। मतलब कि एक पर्सन को नॉर्मली 40% चांस है आने का हार्ट अटैक, लेकिन अगर वो योगा या मेडिटेशन करता है तो उसके हार्ट अटैक आने का चांस 30% रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। और अगर वो ड्रग्स जो मेडिसिन ले रहा है तो 25% चांस है कि रिड्यूस हो जाएगा उसका हार्ट अटैक का चांस। एट ए टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, या तो योगा वाला या तो फिर मेडिकेशन वाला। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack। मतलब उसने दोनों में से कोई, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसको हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो उसने मेडिटेशन या योगा जो है वो कोर्स लिया था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, तो सबसे पहला काम तो E1, E1 मतलब उसने योगा सेलेक्ट किया। E2 क्या होगा? अरे मेडिटेशन योगा एक साथ है। ड्रग्स मेडिकेशन, ओके ओके, ठीक है, उसने ड्रग्स लिया, ठीक है। ओके, ए, इवेंट ए क्या है? इवेंट ए, उसको हार्ट अटैक आ गया, क्लियर ये चीज। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हर एक चीज की, ध्यान देना। फॉर्मूला तो सबको क्लियर है, फॉर्मूला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1, probability of E1 probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। क्लियर? अब E1 पे आते हैं। E1 मतलब उसके योगा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, हाँ, योगा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या फिर ड्रग्स लेने की प्रोबेबिलिटी सेम है, वो क्या है? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, और ये वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा? 1/2। दोनों में से कोई एक ऑप्शन इक्वली प्रोबेबिलिटी से वो सेलेक्ट कर सकता है। हाँ, ये ऊपर वाला पार्ट भी कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर? अब आते हैं इस पार्ट पे, इसको ध्यान से बताना। ए गिवन E1, ए गिवन E1, E1 मतलब उसने क्या सेलेक्ट किया? योगा। ए मतलब उसको हार्ट अटैक आ गया, करेक्ट। देखो इधर ध्यान से समझना कैसे। उसको नॉर्मली एक पर्सन को 40% चांस है अटैक आने का, समझ रहे ना? 40% चांस है उसको अटैक आने का, लेकिन वो कर रहा है योगा। योगा करने से उसका चांस 30% रिड्यूस हो जाता है। 30% रिड्यूस हो जाता है मतलब कितना परसेंट हो जाता है? 70% हो जाता है, समझ रहे हो ना? तो इनटू क्या कर दोगे? 70%। नहीं समझ में? 70 कैसे करना है? देखो, सर 40% का 70% बचा ना बस। हाँ 40% का ही 70% बोल रहा हूं। हाँ। तो देखो 40% चांस है, लेकिन वो कितना परसेंट रिड्यूस हो जा रहा है? -30% ऑफ 40, ऐसा ही होगा, समझ में? तो 40 कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा? ये 100 - 30 मतलब कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, ऐसे निकालो या जिस भी तरीके से निकालो उसको, ये हो जाएगा 40% -30% ऑफ 40%, ऐसा ही हुआ ना इसका मतलब। तो 40% आपने कॉमन निकाला तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 30% मतलब कितना आ जाएगा? 70%, या 100 - 30%, तो कितना हो जाएगा? 40% का 70% निकालना पड़ेगा। तो 40% का 70% कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.28 या 28% आप बोल सकते हो। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28%।
समझ में आया? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। E2 मतलब उसने ड्रग लिया है, ठीक है। ए मतलब उसको हार्ट अटैक आने का चांस क्या होगा, तो नॉर्मली उसको हार्ट अटैक आने का चांस कितना था, 40%, ठीक है। अब वो हार्ट अटैक आने का जो चांस है वो 25% से रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब अब हार्ट अटैक आने का चांस जो है वो कितना हो जा रहा है, 75% हो जा रहा है। मतलब 75/100 कर दो मल्टीप्लाई उसमें, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 3 25 4 4 10 और ये कितना हो जाएगा 30%। तो अब ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। समझ में आया? बस यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 40% जो दिया हुआ है नॉर्मल चांस, उसमें से ये वाले पार्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, उसका 70% और उसका 75% कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या हो गया? ठीक है, जा लास्ट 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा मिसलेनियस। देख लो इधर जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 1 और 0। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट या तो 1 या तो 0 है, और उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। मतलब सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट समझ गए ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स। मतलब कितने वैकेंट प्लेसेस है टोटल, 4 वैकेंट प्लेसेस है, और हर एक वैकेंट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है। तो इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, तो कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट बन सकते हैं? नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 पॉसिबल आउटकम। ये कैसे बता रहा हूं 16 कैसे आया, क्लास 11th में आप लोग वो पढ़ते थे ना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। इफ वी हैव 4 vacant places, each place has 2 different options, then the number of ways it can be filled is 2 into 2 into 2 into 2, इस तरीके से। तो कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं, 16 पॉसिबल डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है इसमें, आगे ध्यान से सुना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। मतलब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कब पॉजिटिव होगा, जब यहां पर 1 आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो इन दोनों का नहीं, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव नहीं आएगा ना। तो यहां पर क्या आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, यहां पर 1 आना चाहिए। तो अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो 1 into 1 क्या हो गया, 1, 1 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 आएगा पॉजिटिव। तो एक डिटर्मिनेंट ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, ये 1 ये 1, ये दोनों तो 1 1 होना ही चाहिए, लीडिंग डायगोनल 1 1 होना ही चाहिए। बाकी इसमें क्या हो सकता है, 0, और इसमें क्या हो सकता है, 1। ये दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया। तीसरा डिटर्मिनेंट और कौन सा हो सकता है, ये 1 1 तो होना ही चाहिए, ये वाला 1 और ये वाला क्या हो जाएगा, 0। बस इतने ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, अदर देन दिस और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकते। समझ में? तो 3 हमारे फेवरेबल आउटकम, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/16। दैट्स इट। क्लियर? कुछ डाउट है इसमें, पूछ लो जल्दी से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटर्मिनेंट करेंगे यार अभी 1 तारीख से, ठीक है। ओके, इधर पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सुनो, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ जाए तो। An electronic assembly consists of 2 subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails, मतलब A के फेल होने की probability है 0.2. Probability of B fails alone, इसका क्या मतलब है, सिर्फ B के फेल होने की probability है, कितनी है वो, 0.15। इसको समझते हैं यहां वेन डायग्राम से। देखो, मान लो ये है ए और ये है बी, तो यहां पर अगर बोल रहा है बी फेल्स अलोन, मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि ये पूरा माइनस ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर, कितनी दी हुई है, 0.15। समझ में आई ये चीज? और जो न्यूमरेटर में दिया है वो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। क्लियर यहां तक? थर्ड पार्ट में क्या दिया है, देख के बताओ जल्दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई इंटरसेक्शन होगा, कितने बार बता चुका, एंड मतलब इंटरसेक्शन। कौन बोला?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रखो ये चीज, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, और मतलब यूनियन, ओके। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.15। अब ये वाली वैल्यू को यहां पर पुट कर दो 0.15, ठीक है, ये हो गया 0.15। इधर पे ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी, 0.3, मतलब बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई। लेकिन वो नहीं निकालना था ना, वैसे कुछ और निकालना है, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। क्या निकालना है यहां पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने अभी निकाला 0.30, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, कैसे निकालेंगे, ए फेल्स अलोन। ए फेल्स अलोन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये वाले की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दो, 0.2 में से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.05। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। ये तो उसी का क्वेश्चन नहीं यार, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा लेकिन ना, बेस थ्योरम का है, लेकिन ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, जैसे वो हार्ट अटैक वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ना, सिमिलर टाइप का है। सॉल्व करना इसको ना, एक बार ट्राई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, एमसीक्यू जो लास्ट के कुछ बचे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से। क्या बोल रहा है, ए और बी दो इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है और बी गिवन ए क्या है 1 है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी, ए सही होगा। तो पहले सही बोल रहा था, इसका सुन लिया। समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर कब होता है, जब ए बी का सबसेट होगा, तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। कैसे होगा भाई, ऑप्शन बी कैसे होगा, ये इधर जाएगा तो देखो साइन देखो ना, उल्टा है ना, सी। देखो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ही हुआ। और ये पूरे का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ग्रेटर होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये। A and B are two events such that this, then which of the following is true। तो सबसे पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर जाएगा तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ में आया सबको, हाँ। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ये रख सकते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे ही होगा। दोनों कट गया तो क्या आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर। तो यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जितने आपके सिलेबस में, बट एग्जांपल्स छूट गए, एग्जांपल करना। और एक और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो इंपॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, देख लेना, ठीक है। नहीं होगा तो मैं संडे वगैरह को किसी डाउट सेशन में करवा दूंगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में वेक्टर स्टार्ट करूंगा, लीनियर तुम लोगों का अलग कर दूंगा उस समय, इनके में लीनियर रिग्रेशन है ही नहीं ना।
फ्राइडे को। एक काम करना, इनके में तो रिग्रेशन टॉपिक